हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। और आज हम लोग एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर वीडियो लाए हैं जिसके लिए मुझे बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी, और जो मेरे पर्सनल कनेक्शंस हैं वो लोग भी मुझे काफ़ी बोल रहे थे इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। जी हाँ, आज हम बात करेंगे मेरे Booking.com के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे मैंने Booking.com में अप्लाई किया था, इंटरव्यू प्रोसेस कैसा था, कैसे मैंने अपना रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट कराया। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बस इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके के कंटेंट के लिए, क्योंकि मैं इस तरीके का कंटेंट रेगुलरली इस चैनल पर पोस्ट करता रहता हूँ। इंटरव्यू एक्सपीरियंस से पहले बात करते हैं कि मैंने बुकिंग में ही अप्लाई क्यों किया। बुकिंग में अप्लाई करने के बहुत सारे रीजंस थे, जिनमें से पहला था कि बुकिंग अपने एम्प्लॉयज़ को डायरेक्टली रेलोकेट करता है टू एम्स्टर्डम, और इस पूरी रेलोकेशन प्रोसेस को बुकिंग खुद ओन करता है एंड दे ट्राई टू डू एवरीथिंग जो भी उनके हाथ में होता है। सेकेंड रीज़न था लैंग्वेज बैरियर। एम्स्टर्डम या नेदरलैंड्स में आपको लैंग्वेज बैरियर बहुत कम देखने को मिलता है, ये भी आपका एक प्लस पॉइंट बन जाता है। इससे पहले मैं 2 से 3 महीने के लिए साउथ कोरिया में रहा था, जहाँ पे ये लैंग्वेज रिलेटेड प्रॉब्लम्स मैंने काफ़ी फेस करी थी, तो ये एक बड़ा रीज़न बन जाता है Booking.com चूज़ करने का। थर्ड रीज़न था टैक्स बेनिफिट। जब आप नेदरलैंड्स में वर्क वीज़ा पर काम करने आते हो तो आपको 30% रूलिंग एज अ टैक्स बेनिफिट मिलता है फॉर अप टू 5 ईयर्स। इसके अंडर जो आपका ओवरऑल एनुअल इनकम है उसका टोटल 70% ही टैक्सेबल होता है, तो ये भी एक बड़ा रीज़न बन जाता है नेदरलैंड्स या एम्स्टर्डम चूज़ करने का। और नेक्स्ट रीज़न था कि बुकिंग काफ़ी अच्छा पे करता है जब आप नेदरलैंड्स में रेलोकेट करते हो, एंड आई थिंक बुकिंग इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग एम्प्लॉयर्स इन नेदरलैंड्स। अब उसको आप कंपेयर कर सकते हो मेटा या ऊबर या फिर डेटाब्रिक्स से, तो ये भी एक बड़ा रीज़न था बुकिंग को चूज़ करने का। तो नेक्स्ट रीज़न था बुकिंग का डेली ट्रैफिक। आई थिंक बुकिंग का जो पीक ट्रैफिक था इट वाज समवेयर अराउंड 700 मिलियन रिक्वेस्ट, विच इज़ ह्यूज। तो जब आप ऐसे ट्रैफिक पर काम करते हो और इस तरीके के लिए सोल्यूशंस बिल्ड करते हो तो ये भी आपको काफ़ी चैलेंज करता है। और जब आप एक एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऐसी चीज़ों पर काम करते हो तो ये भी आपकी ओवरऑल ग्रोथ में काफ़ी हेल्प करता है। तो ग्रोथ वाज आल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स जिसकी वजह से मैंने Booking.com चूज़ किया था। नेक्स्ट रीज़न था इंटरनेशनल एक्सपोजर। मैं ये देखना चाहता था कि बाहर के जो लोग हैं वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की प्रॉब्लम्स को किस तरीके से टैकल करते हैं, और अगर वो चीज़ हम अपने में ले आए तो हम एक बेटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं। तो ये भी एक रीज़न था Booking.com चूज़ करने का। नेक्स्ट चीज़ थी बुकिंग का इंटरव्यू प्रोसेस। बुकिंग का जो इंटरव्यू प्रोसेस है वो उसके जॉब डिस्क्रिप्शन के अराउंड ही रिवॉल्व करता है। इसके लिए आपको लीड कोड ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप बहुत डोमेन स्पेसिफिक भी पढ़ोगे तब भी आप इजीली इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। तो यही सारे रीजंस थे जिनकी वजह से मैंने Booking.com में अप्लाई किया। आई थिंक तो जो सबसे पहला क्वेश्चन रहता है कि आपने अप्लाई कैसे किया था, तो मैंने तो जो बुकिंग का करियर पेज है उसी से अप्लाई किया था। ऑल्दो अप्लाई करने से पहले मैंने कुछ चीज़ों की छानबीन करी थी। जैसे पहली चीज़ थी कि रेज्यूमे किस तरीके से अपलोड करना चाहिए और उसकी टेम्पलेट क्या रहनी चाहिए। तो मेरे कॉलेज के जो कुछ सीनियर्स ऑलरेडी बुकिंग में काम कर रहे थे, मैंने उनका रेज्यूमे देखने की कोशिश करी और देखा कि जब उन्होंने अप्लाई किया था तो उन्होंने किस तरीके की रेज्यूमे टेम्पलेट रखी थी और किस तरीके के कीवर्ड्स मेंशन किए थे अपने रेज्यूमे में, और क्या स्किल्स मैटर करती हैं जब आप अप्लाई करते हो बुकिंग में। तो मैंने अपना जो रेज्यूमे था वो उन्हीं के अराउंड बनाने की कोशिश करी थी, जिससे कि जो मेरा रेज्यूमे था वो ईजिली शॉर्टलिस्ट हो जाए। और नेक्स्ट जो चीज़ थी वो था Booking.com का करियर पेज। Booking.com का करियर पेज काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इन लोगों ने अपने करियर पेज पर कुछ ML मॉडल्स रन कर रखे हैं, तो जब आप अपना रेज्यूमे अपलोड करते हो तो वो जो ML मॉडल्स रन करते हैं वो आपका जो रेज्यूमे है उसको मैच करने की कोशिश करते हैं कि कौन सी जॉब्स आपके लिए सूटेबल हैं। तो वो टूल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हो सके तो जो जॉब्स आपको सजेस्ट करी गई हैं आप उन्हीं जॉब्स पर अप्लाई करने की कोशिश करो, क्योंकि वही चीज़ रिक्रूटर्स को भी दिखती है। तो अगर आप जो जॉब्स आपको टूल ने दिखाई हैं उन पर अप्लाई करने की कोशिश करोगे तो आपके जो चांसेस है रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने के वो बढ़ जाते हैं। आई थिंक मैंने अक्टूबर की एंडिंग या नवंबर की स्टार्टिंग 2021 में अप्लाई किया था, और उसके 3 या 4 दिनों के बाद मुझे कॉल आ गया था, जहाँ पर मुझे एक ऑनलाइन असेसमेंट का लिंक आया था जो कि 7 दिन के लिए वैलिड था, और उसमें आई थिंक 3 DSA के क्वेश्चन थे और टेस्ट ड्यूरेशन 90 मिनट्स का था। नेक्स्ट था कि टेस्ट देने से पहले मैंने कुछ बैकग्राउंड चेक करने की कोशिश करी कि OA में किस तरीके के क्वेश्चंस को एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो जहाँ तक मेरी रिसर्च से मुझे पता चला था कि आपको मोस्टली BFS, DFS या सिंपल स्ट्रिंग के क्वेश्चंस मिलेंगे आपके OA में। तो मैंने टेस्ट देने से 2-3 दिन पहले जो अपनी प्रिपरेशन थी वो BFS, DFS और स्ट्रिंग्स के क्वेश्चंस के अराउंड ही रखी थी, जिससे कि OA में मेरी हेल्प हो सके। और फाइनली जब मैंने टेस्ट दिया तो आई वॉज एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। और आई थिंक जिस दिन मैंने टेस्ट दिया था उस दिन था फ्राइडे, तो जो कमिंग मंडे था उसी दिन मुझे रिक्रूटर की साइड से एक कैलेंडर इन्वाइट आ गया था, जिसमें मुझे बेसिकली एक कॉल
कॉल शेड्यूल करना था उनके साथ में, जहाँ पे बेसिक रिक्रूटर स्क्रीनिंग होनी थी मेरी। रिक्रूटर स्क्रीनिंग कॉल में रिक्रूटर बेसिकली आपके बैकग्राउंड के बारे में जानने की कोशिश करता है। जैसे कि वो आपसे पूछेगा कि आपने पहले कहाँ काम किया था, आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है, आपने किस टेक स्टैक पे काम किया है, आपने किस टेक्नोलॉजी पे काम किया है, आपका रेलोकेशन का मोटिव क्या है, आप booking.com ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, आप नेदरलैंड से क्यों मूव करना चाहते हो, जब आप रेलोकेट करोगे तो आपके साथ कौन कौन होगा, जिससे कि वो लोग ये सब चीज़ें पहले से स्टार्ट कर सकें। आई थिंक लास्ट में रिक्रूटर आपसे ये भी जानने की कोशिश करेगा कि आपका A/B टेस्टिंग में कितना एक्सपीरियंस है, क्योंकि बुकिंग जो है वो A/B टेस्टिंग बहुत हेवीली यूज़ करते हैं। तो आपको ये भी थोड़ा सा बैकग्राउंड में पढ़ के रखना है रिक्रूटर कॉल से पहले। एंड आई थिंक रिक्रूटर कॉल के नेक्स्ट डे ही मुझे रिक्रूटर से ईमेल आ गया था कि दे वांट टू मूव फॉरवर्ड विद द ऑन साइट राउंड्स। तो उन लोगों ने मुझे ऑन साइट राउंड्स के लिए कुछ प्रिपरेशन मटेरियल भेजा था, जैसे कि कितने राउंड्स होंगे, उनमें क्या क्या चीज़ें कवर होंगी। तो रिक्रूटर ने मेंशन किया था कि आपका एक कोडिंग राउंड होगा, एक डिज़ाइन राउंड होगा, एंड फाइनली द कल्चरल फिट राउंड। और अगर आपका ऑफर रोल आउट होता है तो दे विल हैव अनदर रिक्रूटर कॉल विद मी। आई थिंक तो जो मेरा पहला राउंड था वो था कोडिंग। ये राउंड 60 मिनट का था और इसमें 2 इंटरव्यूअर्स आपके साथ में रहेंगे। इसमें आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी विद इन 60 मिनट्स। और इस राउंड की जो एक्सपेक्टेशन रहती है कि 60 मिनट में आप अपना सोल्यूशन इंटरव्यूअर्स को समझा दोगे और अपना कोड लिखकर बता दोगे, और साथ ही आप जो रन टाइम और स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं वो भी एक्सप्लेन कर दोगे विद इन दी टाइम। तो कोडिंग राउंड के लिए मेरा सजेशन रहेगा कि आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं आप वो लैंग्वेज चूज़ करें, और उसके बाद में अपने कोड को जितना मॉड्यूलराइज हो सके उतना मॉड्यूलराइज रखने की कोशिश करें। और कोड करने से पहले अपनी जो भी अप्रोच है वो अप्रोच इंटरव्यूअर्स के साथ में डिस्कस कर लें, क्योंकि आप और इंटरव्यूअर सेम पेज पर अगर नहीं होंगे तो ये आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब आप कोड करना स्टार्ट करें उससे पहले अपने इंटरव्यूअर से गो अहेड ले लें कि हाँ ये जो अप्रोच आप लिखने वाले हो ये क्या लिखने लायक है, और लिखने लायक है क्या ये ऑप्टिमल अप्रोच है या नहीं। और इंटरव्यूअर एट द एंड आपसे बोलेगा कि आप अपने कोड में क्या इंप्रूव करना चाहोगे। तो उस टाइम पे आप जितनी भी प्रॉब्लम सोच सकते हो आप उनको बता दो उसको कि आप क्या क्या फिक्स कर सकते हो इसमें। जैसे एक चीज़ हो सकती है कि मल्टी थ्रेडिंग, कि आपका जो प्रोग्राम है वो मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट में किस तरीके से बिहेव करेगा। तो अगर ये चीज़ें आप अपने इंटरव्यूअर के साथ में डिस्कस कर लेते हो तो ये भी आपके केस को स्ट्रॉन्ग बना देगा। आई थिंक सेकेंड राउंड था सिस्टम डिज़ाइन राउंड। इसमें भी 2 इंटरव्यूअर थे, बट ये राउंड 90 मिनट्स का राउंड था। और यहाँ पर जो एक्सपेक्टेशन थी, चूँकि मैंने SD2 पोजीशन के लिए अप्लाई किया था, दे वर एक्सपेक्टिंग मी टू ड्राइव द सिस्टम डिज़ाइन इंटरव्यू। यहाँ पर क्वेश्चन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहता है, बट दे एक्सपेक्ट यू टू ड्राइव द सोल्यूशन, और आप जितना हो सके उतना एंड टू एंड सोल्यूशन बिल्ड करने की कोशिश करो। आप अपनी ओवरऑल थॉट प्रोसेस को कम्युनिकेट करने की कोशिश करो ड्यूरिंग द इंटरव्यू। इससे जो आपके मन में चल रहा है वो आपके इंटरव्यूअर तक पहुंच जाता है इजीली। और अगर आप किसी गलत पाथ पर जाते हो तो आपका जो इंटरव्यूअर है वो आपको उस गलत डायरेक्शन में जाने से रोकेगा और आपको सही डायरेक्शन दिखाएगा। आई थिंक जो मेरा क्वेश्चन था इट वाज समवॉट रिलेटेड टू सेंटर लॉगिंग सिस्टम, जहाँ पर हमें एक सेंटर लॉगिंग सिस्टम बिल्ड करना था, और ये एक इंटरनल प्लेटफॉर्म था जहाँ पर इंटरनल सर्विसेज, इंटरनल सिस्टम्स आके अपनी सर्विसेज को ऑनबोर्ड कर पाएंगे एंड यूज़ कर पाएंगे लॉगिंग के लिए। यहाँ पर जो मेन रिक्वायरमेंट थी वो ये चेक करना चाहते थे कि आप सिस्टम की अवेलेबिलिटी, फॉल्ट टॉलरेंस, रेजिलियंसी कैसे बिल्ड करोगे, क्या तरीके के पैटर्न यूज़ करोगे, कौन सा DB यूज़ करोगे, अपने सिस्टम को स्केल कैसे करोगे, अपने सिस्टम को मॉनिटर कैसे करोगे। यही सब चीज़ों के बारे में आपको डिस्कस करना है। एट द एंड आप एरर हैंडलिंग, फॉल्ट टॉलरेंस, इन सब चीज़ों के बारे में भी डिस्कस कर सकते हो। एट द एंड वो लोग आपको एक चॉइस देंगे कि आप अपने इस सिस्टम में क्या चेंजेस करना चाहोगे। तो उस टाइम पे आपको जो भी कमियां दिखती हैं अपने सिस्टम में वो आप बता सकते हो। इससे ये रहता है कि आप प्रेशर में उस टाइम पर नहीं बता पाए थे, बट जब आपको टाइम मिला तो आपने जो अपनी थॉट प्रोसेस थी वो कम्युनिकेट कर दी थी इंटरव्यूअर से। यहाँ पर आप जैसे एक एग्जांपल हो सकता है कि डेटा कंप्रेशन, डेटा सिक्योरिटी, कैश, मैसेज क्यूज, लोड बैलेंसर, इन सब चीज़ों के बारे में आप डिस्कस कर सकते हो अपने इंटरव्यूअर से एट द एंड। और अगर ये सब चीज़ें आप ड्यूरिंग द इंटरव्यू डिस्कस कर लोगे तो डेफिनेटली ये आपके केस को स्ट्रॉन्ग बना देगा। और आई थिंक जो लास्ट राउंड था इट वाज कल्चरल फिट राउंड। यहाँ पर एक ही इंटरव्यूअर रहेगा जो कि एक EM होगा, या तो आप जिस टीम को ज्वाइन करने वाले हो उस टीम से, या फिर कोई एक आपकी साइड वाली टीम से। इस राउंड में वो आपसे जनरल क्वेश्चंस पूछेगा कि आपने कन्फ्लिक्ट कभी फेस किया है अपने मैनेजर के साथ में, अपने पीयर्स के साथ में, अगर किया है तो आपने उसको कैसे रिजॉल्व किया, आप फीडबैक कैसे लेते हो, फीडबैक कैसे देते हो,
कभी आपने टाइट डेडलाइन के प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं तो आपने क्या क्या चीज़ें कंसीडर करी थी। और हाँ, इस राउंड में वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि आप जिस कंपनी में काम करते हो वो कंपनी पैसा कैसे जनरेट करती है, क्या क्या रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। ये बताता है कि आपकी जो कंपनी है उस कंपनी के बारे में आप कितना जानते हो। और फाइनली ईएम बहुत इंटरेस्टेड रहता है ए बी टेस्टिंग के बारे में, कि आपने ए बी टेस्टिंग कभी यूज़ करी है अपने पास में, यानी ए बी टेस्टिंग क्या होती है, कितने टाइप की ए बी टेस्टिंग होती है, और अगर आपको ए बी टेस्टिंग की एक 5 साल के बच्चे को एक्सप्लेन करनी है तो आप उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे। ये सब चीज़ें अगर आप बता देते तो आपका जो ओवरऑल कल्चरल फिट राउंड है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और यही ये मेरा राउंड ख़त्म हो गया था। और आई थिंक इन तीनों राउंड के कुछ ही दिनों बाद, 2 या 3 दिनों के बाद मुझे रिक्रूटर से ईमेल आ गया था कि दे हैव रिसीव्ड द फीडबैक एंड आई थिंक इट्स पॉजिटिव एंड दे वांट टू मूव फॉरवर्ड विद द ऑफर। अगर आप Booking.com के ऑफर और सैलरी नेगोशिएशन के बारे में जानना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर डालने वाला हूँ। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया। और अगर आपने कभी इंटरव्यूज़ दिए हैं Booking.com के साथ में तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने किस तरीके के क्वेश्चंस फेस किए थे और Booking.com के बारे में आपको क्या चीज़ पसंद है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए